सोचिए आपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंक का स्टार्टअप किया छोटे से कमरे में, जहां बिजली का दिक्कत है, चूहे आपके फाइल खा जाते हैं, इवन कभी कभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के मीटिंग करना पड़ता है। साथ ही लोग किसी भी प्राइवेट बैंक के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहते। ऐसे हालात में आपने उस बैंक को बड़ा किया और 27 साल बाद आज वो इंडिया का नंबर 1 बैंक बन गया। ये कहानी नहीं, सच्चाई है HDFC बैंक की, जो आज इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है TCS और रिलायंस के बाद, और 2021 में दुनिया की 10th लार्जेस्ट बैंक था। ये कितना बड़ा बैंक है आप इस बात से समझ सकते हैं कि इंडिया के सभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक को अगर आप जोड़ देंगे इंक्लूडिंग SBI, तो भी HDFC अकेला उन सभी से बड़ा है। करीब 16 रुपए इसका शेयर प्राइस था सन 2000 में और आज 1600 रुपए हो गया। 23 साल में 9,500% इंक्रीज। इतनी फास्ट ग्रोथ बहुत ही कम कंपनीज कर पाती है। अगर 1995 में किसी ने सिर्फ 50,000 रुपए HDFC में लगाया होता तो आज वो 4 करोड़ रुपए बन जाता। तो आखिर कुछ लोगों से बना एक छोटा सा बैंक कैसे दूसरी बैंकों की मोनोपोली को तोड़कर इंडिया का नंबर 1 बैंक बना? आखिर HDFC का जीनियस बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है और हम इससे क्या सीख सकते हैं? आइए जानते हैं। HDFC आज इतनी बड़ी बैंक बन पाई, मतलब ये ऑब्वियसली दूसरों से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है? तो पहले इसको थोड़ा समझना होगा। देखिए, जैसे बिजनेसेस में होता है, 100 रुपए का एक बुक आपने खरीदा और 150 रुपए में बेचा तो 50 रुपए आपका प्रॉफिट। बैंकिंग ठीक उसी तरह एक बिजनेस है, जहां बैंक आपसे पैसा खरीदता है 2-3% इंटरेस्ट देकर, जब आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा रखते हो, और वही पैसा किसी को लोन देकर 10-12% कमाता है, जिसमें से आपको इंटरेस्ट देने के बाद बीच का 8-10% बचता है, वही बैंक का प्रॉफिट। यहाँ पैसा ही उनका प्रोडक्ट है। सस्ते में पैसा खरीदो और महंगे में बेचो, बस यही प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि आखिर HDFC बैंक इतना बड़ा कैसे बना। देखिए, उनका 2 मेन मास्टर स्ट्रेटेजी था। पहले स्ट्रेटेजी से उन्होंने इंडियन मार्केट को कैप्चर किया और दूसरे स्ट्रेटेजी से बाकी बैंकों को मात देकर वो नंबर 1 बना, जो मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले फर्स्ट स्ट्रेटेजी को देखते हैं। देखिए, बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल है कि मार्केट में जहां प्रॉब्लम है वहीं पे $1 बिलियन का बिजनेस छुपा है। उन्होंने डिसाइड किया कि जो बैंकिंग सिस्टम विदेशों में चल रहा है और इंडिया में नहीं है, वो इंडिया में शुरू करेंगे। HDFC ने देखा कि इंडिया में डिजिटल बैंकिंग स्टार्ट नहीं हुआ, लोग ऑफलाइन ही सब ट्रांजैक्शन वगैरह करते थे। तो HDFC ने बैंकिंग को डिजिटलाइज करने का प्लान किया। पर दिक्कत यह था कि 1994 तक इतने सारे स्कैम्स वगैरह हो गए थे कि पब्लिक प्राइवेट बैंकों के ऊपर भरोसा नहीं करते थे। ऊपर से ऑनलाइन एक नई चीज, तो बैंक ने बड़े कस्टमर्स को टारगेट किया, जैसे कंपनीज, इंडस्ट्रीज, स्टॉक मार्केट। मान लीजिए TCS ने करंट अकाउंट खोला तो देखा कि 1000 करोड़ हमेशा अकाउंट में पड़ा रहता है। तो पहले टारगेट किया ऑनलाइन सैलरी मेथड पर। पहले कंपनीज में सैलरी चेक में दिया जाता था, तो हजारों लोगों के लिए चेक इशू करना, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके लिए एक बड़ी टीम और टाइम दोनों चाहिए। और एम्प्लॉयज को भी चेक लेकर पहले बैंक जाना पड़ता, फिर 2-3 दिन बाद सैलरी इशू होता, तो काफी दिक्कत था इसमें। HDFC ने इस प्रॉब्लम को एनालाइज किया, तो उन्होंने कंपनीज को कहा कि आप आपके सारे एम्प्लॉयज की सैलरी अकाउंट हमारे बैंक में खुलवाओ, साथ ही कंपनी की करंट अकाउंट भी। तो इसमें आपको बस एम्प्लॉयज का सैलरी हमें देना है और हम तुरंत सभी के अकाउंट में सैलरी भेज देंगे, जैसा विदेशों में होता था। कंपनीज और एम्प्लॉय दोनों को यह बढ़िया लगा। पर इससे बैंक का क्या फायदा? देखिए, कंपनीज बैंक को सैलरी का पैसा कुछ दिन पहले ही दे देती है। मान लीजिए 30,000 लोगों का सैलरी 100 करोड़ रुपए, तो बैंक कुछ दिन के लिए इस पैसे को फ्री में यूज करके प्रॉफिट कमा सकता है। और एम्प्लॉयज भी पूरा सैलरी थोड़ी ना यूज करते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉयज का कुल 20 करोड़ रुपए अगर अकाउंट में पड़ा हो, तो बैंक उस पैसे को यूज करके पैसा कमाएगा। मतलब 4 साल में 1000 करोड़ रुपए बैंक को मिलेगा प्रॉफिट कमाने के लिए, और वो भी सिर्फ एक कंपनी से। फिर उन्हीं एम्प्लॉय को बाद में क्रेडिट कार्ड, कार लोन, पर्सनल लोन वगैरह दे सकते हैं। फिर HDFC ने देखा कि शेयर मार्केट में भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं है, और शेयर मार्केट से बैंक ने बहुत सारा मार्केट कैप्चर किया। देखिए, पहले के जमाने में सिस्टम यह था कि अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको चेक पहले ब्रोकर को देना पड़ेगा, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज जाकर चेक जमा करेगा, वहां से प्रोसेसिंग होकर स्टॉक जो बेच रहा है उसके ब्रोकर के पास जाएगा, फिर स्टॉक सेलर के पास जाएगा। तो इन सब में मिनिमम 4 से 5 दिन का टाइम लगता था। अब इतने में अगर शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो गया तो जो शेयर खरीद रहा है उसको दिक्कत। और सेकंड प्रॉब्लम, कई बार ब्रोकर चेक मिलने पर अपने जेब से ही क्लाइंट के लिए पैसा लगा देते हैं, तो जब चेक क्लियर होकर आएगा तो उसे वापस मिल जाएगा पैसा। तो ब्रोकर को बहुत सारा पैसा सेविंग में रखना पड़ता था इतने सारे क्लाइंट्स के लिए शेयर खरीदने के लिए। तो HDFC ने कहा कि हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाओ, हमारे पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, चेक जमा करिए, कुछ दिन नहीं कुछ घंटों में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए ब्रोकर, इन्वेस्टर, एक्सचेंज सारे HDFC में आ गए। फिर उन्होंने मार्केट में प्रॉब्लम देखा इंटरस्टेट पेमेंट पर। मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं
और आपको पंजाब से एक मशीन खरीदना है। ऐसे में आपने 1 लाख का चेक पंजाब के सेलर को दे दिया। फिर वो चेक सेलर पंजाब की ब्रांच को देगा। फिर वो चेक यूपी आएगा वेरीफाई के लिए। फिर यूपी ब्रांच पैसा सेलर को ट्रांसफर करेगा। ऐसे में 3-4 दिन का टाइम लग ही जाता था। ऊपर से बैंक एक प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करता था। तो एचडीएफसी ने कहा कि हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाइए, चेक जमा करिए और हम तुरंत पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रियल टाइम मनी ट्रांसफर। सभी लोगों को ये बढ़िया लगा और एचडीएफसी में आ गए। तो ऐसे करके एचडीएफसी ने मार्केट को कैप्चर किया और अपना कस्टमर बेस बनाया। पर प्रॉफिट अभी तक मतलब 1998 तक कमाना स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट तो लोन देने से आएगा। तो अब स्टार्ट किया लोन देना। फिर 1998 से शुरू किया लोन अगेंस्ट शेयर। उसके बाद कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स, 2 व्हीलर लोन, होम लोन्स, माइक्रो फाइनेंस, गोल्ड लोन, पीओएस, ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया। पर ये सब तो हर बैंक कर रहा है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। तो कस्टमर लोन लेने एचडीएफसी में ही क्यों आए? साथ ही अब तक बैंक का कस्टमर सिर्फ कंपनीज ही थे, आम जनता नहीं। तो एचडीएफसी ने यहाँ क्या डिफरेंट किया? यहाँ आता है एचडीएफसी का सेकंड मास्टर स्ट्रेटेजी, जो मैंने वीडियो के पहले बताया था। उन्होंने देखा कि इंडिया में 2 तरह की बैंक है। एक है पब्लिक सेक्टर, जो मिडिल क्लास लोगों के लिए था, जैसे एसबीआई, जहां 500 रुपए में अकाउंट खुल जाता था, चार्जेस बहुत ही कम लगते थे, पर प्रोसेस बहुत ही स्लो था, अच्छी सर्विसेज नहीं थी, घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, अच्छी लोन की स्कीम्स नहीं थी। और दूसरी प्राइवेट बैंक, जो बहुत ही फास्ट एंड अच्छी सर्विसेज देती थी, अच्छी स्कीम्स निकालती थी, पर चार्जेस ज्यादा लगता था, जो मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं था। जैसे सिटी बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस चाहिए। तो एचडीएफसी ने यहाँ गैप देखा कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग चाहते हैं कि उन्हें एक फास्ट एंड प्रीमियम सर्विसेज मिले और ज्यादा फीस भी ना देना पड़े। तो उन्होंने इसी चीज पर फोकस किया, गुड सर्विस एट लो कॉस्ट, जो उनका यूएसपी बन गया। यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में आप देख रहे हो कि एक चीज चल रहा है, पर उसमें एक दिक्कत है। इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, पर उसमें भी एक दिक्कत है। तो आपने एक तीसरा ऑप्शन निकाला जिसमें दोनों बेनिफिट है, जैसे लेंसकार्ट ने किया, चाहे सुट्टा बार ने किया। इसलिए कस्टमर्स एचडीएफसी में आने लगे। और सर्विसेज भी देखिए, फर्स्ट बैंक इन इंडिया जिसने मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट किया। जो काम करना है घर बैठे मोबाइल से हो जाएगा, बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट बैंक जिसने मोबाइल इंस्टा अलर्ट स्टार्ट किया। सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग स्टार्ट किया। मतलब पहले होता था कि कई सारे कामों के लिए आपको सिर्फ होम ब्रांच ही जाना पड़ेगा, जहां से आपने अकाउंट खुलवाया। पर एचडीएफसी ने कहा कि आप इंडिया में किसी भी एचडीएफसी ब्रांच में जाओ, आपका हर काम हो जाएगा, होम ब्रांच में जाने की कोई जरूरत नहीं। और लोन, इंश्योरेंस वगैरह देने के लिए दुनिया के जो टॉप मोस्ट बैंक्स हैं, जैसे वेल्स फार्गो, बैंक्स मंडारी, हैंग सेंग बैंक, उनके बिजनेस स्ट्रेटेजी को कॉपी किया और आगे निकल गए। वो लोन बहुत ही सोच समझ कर देते हैं। जैसे किंगफिशर की बियर कंपनी को लोन दिया, पर एयरलाइन को नहीं दिया। वैसे ही एयरलाइंस, फिल्म फाइनेंसिंग, होटल्स जैसे रिस्की बिजनेसेस में लोन्स आसानी से नहीं देते। आईसीआईसीआई हमेशा किसी भी अपॉर्चुनिटी को पहले अडॉप्ट करता है, पर एचडीएफसी दूसरों के गलतियों से सीखकर थोड़ी लेट से ही सही पर बेस्ट सर्विस देती है। मतलब सब्र रखो, दूसरों से सीखो और जब करो तो पूरे परफेक्शन के साथ, क्योंकि यहाँ आपकी एक गलती और आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और बैंकिंग में ट्रस्ट ही सब कुछ है। एचडीएफसी आज तक किसी भी स्कैम में नहीं फंसा दूसरे बैंकों की तरह, क्योंकि ये दोस्ती यारी में कभी लोन नहीं देते। सेम रूल फॉर एवरीवन। सिमिलरली आज वो ई कॉम वेबसाइट्स को टारगेट कर रहे हैं। आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा में किसी भी प्रोडक्ट में जाइए, ऑलमोस्ट हर बार आपको एचडीएफसी का ऑफर जरूर मिल जाएगा, जिससे हम लोग उनके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। देखिए, एचडीएफसी का सबसे बड़ा हथियार है इनके हाईली एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स। एचडीएफसी लिमिटेड एक दूसरी कंपनी थी जो सिर्फ घर बनाने के लिए लोन वगैरह देती थी। 1994 में जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट बैंक के लिए लाइसेंस देना स्टार्ट किया, तो एचडीएफसी के ओनर दीपक पारे ने ये एचडीएफसी बैंक स्टार्ट किया। फिर उन्होंने मलेशिया के सिटी बैंक के सीईओ आदित्य पुरी को कहा इस बैंक को चलाने के लिए। साथ ही उन्होंने विदेशों से सिटी बैंक, एचएसबीसी, अमेरिकन बैंक जैसे बड़े बैंकों में टॉप मोस्ट पोजीशन में काम कर रहे लोगों को भी अपने बैंक में बुलाया, जिन्हें फुल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस था कि विदेशों में बड़े बैंक्स कैसे काम करते हैं। और एक चीज, प्राइवेट बैंकों की एक ही मोटिव रहती है कि प्रॉफिट कमाना, आपके जेब से पैसा निकालना। ये लोग अपसेलिंग में मास्टर है। आप प्राइवेट बैंक में जाओ कोई काम के लिए, आपको बिठाकर 3-4 नई स्कीम समझा देंगे कि सर ये ले लो, वो ले लो। पर आप पब्लिक बैंक में अगर जाएंगे, काम हो गया, स्टाफ बोलेगा टाटा बाय बाय। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज, मान लीजिए कि आप बैंक में 10 लाख रुपए जमा किए, तो स्टेटमेंट में अकाउंट बैलेंस दिखाएगा कि 10 लाख है, पर वो असल में बस एक नंबर होता है। असल में आपके अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं रहता। बैंक आपका पैसा तुरंत ही किसी और को दे देता है लोन के तौर पे, क्योंकि पैसे से अगर पैसा बनाना है तो उसे हमेशा चलते रहना होगा।
और जब आप पैसा उठाने जाएंगे तो किसी और अकाउंट होल्डर का पैसा आपको दे देती है। और क्या आपको पता है, आदित्य पुरी जी कभी मोबाइल यूज नहीं करते, पर अपने टेक्नोलॉजी को हमेशा नंबर 1 रखते हैं। और उनके डॉटर एक फिल्म एक्ट्रेस है जो काय पोचे जैसे कई फिल्मों में काम की है। उन्होंने एक बार अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर दिया कि वो टी एंड कॉफी पीने के लिए कप्स अपने घर से लाए, क्योंकि डिस्पोजल के ऊपर कंपनी का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इससे उन्होंने सारे ब्रांचेस का मिला के 50 लाख रुपए का सेव किया। वो पैसा बहुत ही सोच समझ कर खर्च करते हैं। 2020 तक वही CEO बने रहे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जो हमारे जिंदगी को और बेहतर कर सके, आसान भाषा में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।